हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेवन्थ स्टैंडर्ड सेवन्थ का जो हिस्ट्री का लेसन है 10th द एक्सपांशन ऑफ मराठा पावर वो हम देख रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि मराठा पावर जो है वो किस तरह से एक्सपांड हुई इंडिया में। तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि जो मराठास थे वो खुद को सिक्योर करते रह रहे थे क्योंकि मुग़ल पावर बहुत मजबूत थी। लेकिन इस लेसन में हम यह देखेंगे कि आगे चलकर मुग़ल पावर किस तरह से कमज़ोर हुई और मराठा पावर किस तरह से मजबूत हुई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द मुगल्स वर ऑन द ऑफेंसिव वेयर एज द मराठास वर ऑन द डिफेंसिव। तो मराठा वॉर जब इंडिपेंडेंस का शुरू हुआ उस समय हमने देखा था कि जो मुगल्स थे वो बहुत ऑफेंसिव थे, आक्रामक थे, लेकिन मराठास जो थे वो डिफेंसिव थे, सुरक्षा जो रहते प्रोटेक्ट कर रहे थे खुद को। दिस सिचुएशन हाउएवर वाज रिवर्स्ड एट द एंड ऑफ द वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। लेकिन जिस तरह से ये मराठा वॉर इंडिपेंडेंस का आगे चलता गया तो जैसे ये ख़त्म होने को आया उस समय कंडीशन बिल्कुल रिवर्स हो गई। मुगल्स वर थ्रोन ऑन द डिफेंसिव अगेंस्ट द मराठास। उस समय मुगल्स क्या हो गए एट द एंड ऑफ दिस इंडिपेंडेंस वॉर कि जो मराठास जो थे वो मजबूत हो गए और मुगल्स कमज़ोर होते गए। इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th century द मराठास सबड्यूड द मुगल्स एंड एक्सटेंडेड द मराठा पावर टू कवर प्रैक्टिकली द होल ऑफ इंडिया। तो आगे चलकर 18th सेंचुरी के हाफ में ही हमने देखा कि देखेंगे हम कि जो मराठा जो थे वो पावरफुल होते गए और उन्होंने अपना जो राज्य था वो मराठा जो पावर थी उसको आगे चलकर एक्सटेंड किया, बढ़ाते गए। प्रैक्टिकली द होल ऑफ इंडिया, किस तरह से उन्होंने पूरे इंडिया को कवर किया वो हम इस लेसन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि रिलीज़ ऑफ शाहू महाराज। शाहू महाराज को हमें पता है कि शाहू महाराज को औरंगज़ेब ने कैद किया था। तो आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर औरंगज़ेब देयर एंस्यूड अ स्ट्रगल अमंग हिज सन्स फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो जैसे ही एम्परर औरंगज़ेब था जो उसकी डेथ हुई उसके बाद उसके जो बेटे थे उनके बीच में दिल्ली की राजगद्दी को लेकर आपस में लड़ाई शुरू हो गई। प्रिंस आज़म शाह वॉज इन द साउथ। उस समय जो वहाँ का प्रिंस था आज़म शाह वो कहाँ था, दक्षिण में था, साउथ में था। एट वंस ही मार्च टूवर्ड्स दिल्ली टू सीज द इम्पेरियल थ्रोन। वो वहाँ से निकला क्योंकि उसको दिल्ली में राजगद्दी लेना थी। प्रिंस शाहू वॉज इन हिज कैप्टिविटी, और प्रिंस जो शाहू थे, शाहू महाराज जो थे उसके अंडर में कैद थे। आज़म शाह बिलीव दैट इफ शाहू महाराज वॉज रिलीज्ड देयर वुड अराइज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिम एंड महारानी ताराबाई फॉर द गादी ऑफ द मराठा छत्रपति। तो ऐसे समय में एक तरफ तो उसको दिल्ली की राजगद्दी लेनी थी और दूसरी तरफ वो सोच रहा था कि अगर मैं शाहू को छोड़ देता हूँ, प्रिंस शाहू जो हैं उनको छोड़ देता हूँ तो यह जाकर महारानी ताराबाई और इनके बीच में लड़ाई होगी और उस लड़ाई का फ़ायदा हमें ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मराठा पावर जो है कमज़ोर हो जाएगी। यह सोचकर उसने शाहू महाराज को क्या किया, छोड़ दिया। क्योंकि उस समय जो मराठा की जो गादी थी वो कौन संभाल रही थी, महारानी ताराबाई। तो उसने सोचा अगर शाहू महाराज को मैं छोड़ देता हूँ तो वह जाकर महारानी ताराबाई और उनके बीच में युद्ध होगा और उसका फ़ायदा किसे मिलेगा, मुगल्स को मिलेगा। तो उसने शाहू महाराज को छोड़ दिया। जब यह शाहू महाराज वहाँ से निकलते हैं तो उनके बीच में और महारानी ताराबाई के बीच में गादी को लेकर सच में लड़ाई होती है। तो वह अब हम आगे देखेंगे। आज़म शाह फेल दैट दिस वुड सेप द मराठा स्ट्रेंथ एंड देयरफॉर रिलीज्ड शाहू महाराज। तो उसके बाद आगे क्या होता है यह हम देखेंगे कोरोनेशन ऑफ शाहू महाराज में। इमीडिएटली आफ्टर हिज रिलीज शाहू महाराज मार्च टूवर्ड्स महाराष्ट्र। अब जैसे ही शाहू महाराज छूटे तो वह महाराष्ट्र की तरफ बढ़े। ही वॉज ज्वाइन बाय सम मराठा सरदार, उनके साथ में कुछ मराठा सरदार थे। बट महारानी ताराबाई डिड नॉट एक्सेप्ट हिज क्लेम टू द थ्रोन। तो जब वो लौटे तो महारानी जो ताराबाई थी उन्होंने उनका जो अधिकार था राजगद्दी पे उसको स्वीकार नहीं किया। द आर्मीज ऑफ शाहू महाराज एंड महारानी ताराबाई फॉट अ बैटल एट खेड ऑन बैंक ऑफ भीमा। तो ऐसे समय में शाहू महाराज के बीच में और महारानी ताराबाई के बीच में युद्ध हुआ। कहाँ पर? भीमा नदी के किनारे खेड़ इस जगह पर। शाहू महाराज
वन द बैटल। ऐसे समय में शाहू महाराज वो उस युद्ध को जीत गए। ही कैप्चर्ड सातारा, और उन्होंने सातारा जो था उसे कैप्चर कर लिया, यानी वो उनके अधिकार में हो गया। ही गॉट हिमसेल्फ क्राउन, और सातारा को ही उन्होंने अपनी राजधानी बनाकर वहीं पर अपना राज्याभिषेक कर लिया। सातारा बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा किंगडम, और उन्होंने मराठा किंगडम की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो सातारा बना दी। For a while, the mutual opposition between महारानी ताराबाई and शाहू महाराज continued. एक म्यूचुअल अपोजिशन, जो विरोध था, उन दोनों के बीच में चलता रहा। किसके बीच में? महारानी ताराबाई और शाहू महाराज के बीच में। महारानी ताराबाई proclaimed her minor son शिवाजी सेकेंड एज द छत्रपति एट पन्हाला इन 1710 CE। अभी महारानी ताराबाई ने ऐसे समय में क्या किया, उनका जो एक माइनर सन था, जिसकी एज अभी मतलब जो अभी छोटा था, जो उसका नाम था शिवाजी द्वितीय या शिवाजी सेकेंड, उसको उन्होंने राजगद्दी पर बिठा दिया एज ए छत्रपति करके। किस जगह पर? पन्हाला फोर्ट में। कब? 1710 में। This gave rise to an independent Maratha kingdom at Kolhapur besides the one at Satara। ऐसे समय में मराठा किंगडम की दो राजधानियाँ हो गई, एक तो कोल्हापुर हुई और दूसरी हुई सातारा। सातारा जहाँ पर शाहू महाराज थे और कोल्हापुर जहाँ पर महारानी ताराबाई ने अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाया था। द अर्ली पार्ट ऑफ द शाहू महाराजा's लाइफ वॉज स्पेंट इन मुगल कैंप्स। अब शाहू महाराज जब मुगल के कैद में थे तो उनका बहुत सारा जीवन वहाँ पर गया हुआ था। सो ही हैड सीन मुगल पॉलिटिक्स फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, तो उन्होंने मुग़ल जो राजनीति थी वो बहुत करीब से देखी हुई थी। ही न्यू द फाइनर पॉइंट्स ऑफ मुग़ल एंड स्पेशली नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, तो उन्होंने वहाँ की एक एक बारीक बारीक जो पॉइंट रहते हैं उस पर नज़र रखी हुई थी। स्पेशली नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने सारी जानकारी मालूम कर ली थी। ही न्यू द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ मुग़ल एम्पायर वेरी वेल, उन्हें मुग़ल्स की मजबूती भी पता थी, यानी वो कैसे स्ट्रेंथ है, कैसे मजबूत हैं और कहाँ वो वीक हैं, यह सारे पॉइंट्स उन्हें मालूम थे। ऑल्सो ही वॉज अक्वेंटेड विद द इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द मुग़ल कोर्ट, और ऐसे समय में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे वो प्रभावित भी थे मुग़ल कोर्ट में। ऑल दिस फैक्टर्स हेल्प्ड हिम डिसाइडिंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ मराठा पॉलिटिक्स इन द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। तो यह सारे जो पॉइंट्स थे उनके आधार पर उनको राज करना थोड़ा ईजी जा रहा था, क्योंकि वो बहुत सारे मुग़ल्स लोगों के बारे में और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में जान गए थे। औरंगजेब्स सक्सेसर्स हैड गिवन अप हिज पॉलिसी of destroying the Maratha power. So the Marathas adopted a new policy. Instead of fighting with the Mughal power, they decided to protect it and expand their own empire in that role. They believed that restoring an old temple is as good as building a new one. तो औरंगजेब लोगों की जो उनके जो सक्सेसर थे उनकी क्या पॉलिसी थी कि मराठा पावर को पूरी तरह ख़त्म करना। तो इन्होंने क्या करा, मराठास ने नई पॉलिसी अडॉप्ट की कि हम फाइटिंग करने के बजाय क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट इस तरह से करेंगे कि ठीक है भाई, एम्पायर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, मतलब एम्पायर भी बढ़ता जाए, और उसके बाद वो बिलीव कर रहे थे कि अगर ओल्ड टेम्पल है, जो पुराने मंदिर है, उनको हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि नए बनाने की बजाय जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हम प्रोटेक्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह की पॉलिसी अपनाकर वो आगे बढ़ रहे थे। मुगल पावर फेस द थ्रेट ऑफ द ईरानी एंड अफगानी इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एंड ऑल्सो ऑफ द लोकल पठान। अब ऐसे समय में मुग़ल पावर जो थी उनको चारों तरफ से घेरा जा चुका था। एक तरफ तो मुगल्स मतलब डिक्लीन होते जा रहे थे। क्यों उनकी सत्ता डिक्लीन हो रही थी? क्योंकि उनमें आपस में ही फूट पड़ती जा रही थी, और दूसरी तरफ से ईरानी और अफ़गानी इन्वेडर्स जो थे वह नॉर्थ वेस्ट से चले आ रहे थे। वहाँ के लोकल पठान, लोकल राजपूत, जाट, रोहिलास, रूलर, ये सब एक होकर मतलब उनके मुगल्स के विरोध में चढ़ रहे थे। द इंटरनल कॉम्पिटिशन एंड टसल इन द कोर्ट हैड ऑल्सो वीकन द मुगल पावर, और उनकी अंदरूनी जो लड़ाई थी वह भी चल रही थी। ड्यू टू ऑल दिस दिल्ली कोर्ट नीडेड द हेल्प ऑफ मराठास। ऐसे समय में जो मुगल्स थे उनको सिर्फ बचा सकते थे तो मराठास, ऐसा उन्हें समझ में आ रहा था, क्योंकि वह चारों तरफ से सारे शासकों से घेरे जा चुके थे। ऐसे समय में देखिए बालाजी विश्वनाथ का क्या रोल था। आफ्टर शाहू महाराज वॉज रिलीज्ड बाय मुगल्स, ही
मेड बालाजी विश्वनाथ पेशवा। अभी उस समय उन्होंने क्या किया, बालाजी विश्वनाथ को शाहू महाराज ने पेशवा का पद दिया। पेशवा मतलब सेनापति जो रहते थे वो पेशवा कहलाते थे। बालाजी हेल्ड फ्रॉम श्रीवर्धन इन कोंकण। बालाजी कहाँ के रहने वाले थे, श्रीवर्धन के, जो कोंकण में है। ही वॉज कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड, वो बहुत कॉम्पिटेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत अनुभव से बहुत सारे युद्ध जीते थे। ही कन्विंस्ड मैनी सरदार्स दैट शाहू महाराज वॉज द रियल हेयर ऑफ द मराठा एम्पायर एंड मेड देम जॉइन हैंड्स विथ हिम। तो उन्होंने जाकर बहुत सारे जो सरदार थे, मराठा सरदार, उनको समझाया कि शाहू महाराज जो हैं वह रियल हकदार हैं मराठा एम्पायर के, इसलिए हम सभी ने जाकर उनका साथ देना चाहिए। कान्होजी आंग्रे वॉज द चीफ ऑफ मराठा नेवी। ही चोज द साइड विद द महारानी ताराबाई एंड अटैक द टेरिटरीज ऑफ शाहू महाराज। ऐसे समय कान्होजी आंग्रे जो चीफ था मराठा नेवी का, उसने महारानी ताराबाई जो थे उनको चूज़ किया कि ठीक है मैं महारानी ताराबाई की तरफ से हूँ, और उसने शाहू महाराज के जो टेरिटरीज थी, क्षेत्र थे, उन पर अटैक कर दिया। This gave rise to difficult situation. Under these circumstances, शाहू महाराज sent बालाजी to fight against कान्होजी आंग्रे। तो ऐसे समय में क्या हुआ कि इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में शाहू महाराज ने बालाजी को कान्होजी आंग्रे के विरुद्ध में लड़ने के लिए भेजा। बालाजी अवॉइडेड द वॉर एंड वन कान्होजी ओवर टू शाहू महाराजा साइड। ऐसे समय में बालाजी बहुत समझदार थे, उन्होंने वॉर को अवॉइड किया, युद्ध को अवॉइड किया, और कान्होजी को समझाकर शाहू महाराज के साइड में किया। चौथाई एंड सरदेशमुखी राइट्स क्या थे वो अब हम देखेंगे। आफ्टर स्ट्रेंथनिंग द पोजीशन ऑफ शाहू महाराज इन महाराष्ट्र, बालाजी टर्न हिज अटेंशन टू द पॉलिटिक्स इन द नॉर्थ। अभी जैसे ही शाहू महाराज की पोजीशन को मजबूती मिली, वह मजबूती देने के बाद बालाजी ने अपना पूरा अटेंशन नॉर्थ में लगा दिया, उत्तर भारत की तरफ लगा दिया। द दिल्ली कोर्ट आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर औरंगजेब वॉज मार्क्ड बाय bickering and confusion. The Sayyid brothers Abdullah Hassan and Hussain Ali had become very influential. With their help, in 1719 C, Balaji obtained from the Mughal emperor the grants or sanats to collect Chauthai and Sardesh Mukhi from the Mughal territory in Deccan. तो यहाँ पर नॉर्थ की तरफ वो बढ़े, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि दिल्ली कोर्ट में जो औरंगजेब के डेथ के बाद में उनके जो आपस की जो गद्दी को लेकर या फिर राज गद्दी को लेकर जो लड़ाइयाँ चल रही थी वो बढ़ रही थी। ऐसे समय में सैयद ब्रदर जो थे अब्दुल्ला और हुसैन अली, वो बहुत इन्फ्लुएंस में थे। तो उनकी मदद से बालाजी ने मुग़ल एम्पायर में सनद, जिसे हम चौथाई भी कहते हैं या सरदेश मुखी कहते हैं, ये सब टैक्स कलेक्शन के अधिकार थे। यह सब उन्होंने मुग़ल टेरिटरी में हासिल किए। किसने? पेशवा ने। और कहाँ की मुग़ल टेरिटरी? दक्षिण की ओर की। दिस सनद्स गेव द मराठास द राइट्स टू कलेक्ट 1/4 पार्ट। अभी चौथाई मतलब क्या था? जो भी टैक्स है, जैसे 1/4 पार्ट है किसी भी मतलब सैलरी बोलो या ज़मीन का जो भी फसल आएगी या उसका जो भी बेनिफिट आएगा, उसमें से 1/4 भाग सभी मिलकर इन्हें देंगे। किन्हें देंगे? शाहू महाराज के लिए देंगे। एंड 1/10 पार्ट, जिसे हम सरदेश मुखी कहते हैं, ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द मुग़ल टेरिटरी इन डेक्कन, यह भी उन्हें मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? दक्षिण से, जिससे सरदेश मुखी मतलब 1/10 पार्ट मिलेगा रेवेन्यू का मुग़ल टेरिटरी से दक्षिण की ओर से। मतलब ये दोनों पार्ट जो थे, सनद और सरदेश मुखी, ये किसने अधिकार में लिए? बालाजी ने। किससे हासिल किए? जो हसन और हुसैन अली ब्रदर्स थे, जिनका पावर था वहाँ पे दिल्ली कोर्ट में, उनसे ये हासिल किए। अब देखेंगे बाजीराव फर्स्ट कौन है। आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी विश्वनाथ, शाहू महाराज अपॉइंटेड बालाजी सन बाजीराव फर्स्ट द पेशवा इन 1720 CE. He expanded the Maratha Empire during his term of 20 years. अभी जो पेशवा जो फर्स्ट था, जिसे शाहू महाराज ने अपॉइंट किया था, उनकी डेथ के बाद में उन्होंने बालाजी विश्वनाथ जो थे वो पेशवा, उनकी डेथ के बाद में शाहू महाराज ने बालाजी का जो बेटा था बाजीराव फर्स्ट, उसको पेशवा बनाया 1720 में, और उसने फिर मराठा एम्पायर को आगे के 20 ईयर्स तक बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया। अभी हम देखेंगे उसके काम के बारे में। निज़ाम्स डिफीटेड पालखेर। द मुग़ल एम्परर
Farrukh Sir appointed Nizam ul Mulk the Subedar of Deccan in 13 CE. Nizam tried to establish a separate existence at Hyderabad. The emperor had given the Marathas the rights to recover Chauthai Sardeshmukhi from the Mughal areas. Nizam was against it. He captured some part of Pune, Paragana. Bajirao decided to checkmate the Nizam. He defeated the Nizam at Palkhed near Aurangabad. The Nizam accepted the Maratha right to collect चौथाई सरदेशमुखी. अभी देखिए ये निज़ाम जो था वह सूबेदार था, कहाँ का? डेक्कन का. तो निज़ाम ने क्या किया, खुद का एक अपना शासन बना लिया. कहाँ पर? हैदराबाद में. और उसने क्या किया कि मराठास को जो राइट्स मिले थे चौथाई सरदेशमुखी कलेक्ट करने के उस एरिया के, वह छीन लिए. और फिर उसने युद्ध किया. कहाँ पर? पालखेड़ के बाद. तो यहाँ पर बाजीराव ने उसके साथ जब युद्ध किया तो युद्ध किसने जीता? बाजीराव ने. फिर उसने क्या डिसाइड किया कि निजाम एक्सेप्ट करे कि मराठा जो हैं वो हमेशा चौथाई और सरदेशमुखी कलेक्ट करेंगे. तो हारने के बाद निजाम ने वह अधिकार उनको वापस दिए. एज द मुगल पावर हैड बिकम वीक, Bajirao knew that there was more scope to expand the empire towards northern side. Shahu Maharaj supported his policy. अभी जैसे जैसे बाजीराव को पता पड़ा कि मुग़ल पावर अब वीक होती जा रही है, तो नॉर्थ इंडिया साइड में मराठा पावर को एक्सपांड करने का उसने डिसाइड किया. और ये बात उसने शाहू महाराज को कही. तो शाहू महाराज ने उसे परमिशन दी कि ठीक है, इस पॉलिसी पर आप काम कीजिए. अब सबसे पहले देखिए मालवा इन टूडेज मध्य प्रदेश वॉज पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर. बाजीराव सेंट मल्हार राव होलकर, रानोजी शिंदे एंड उदाजी पवार अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज ब्रदर चिमाजी अप्पा टू मालवा एंड देयर दे स्ट्रेंथन द पोस्ट. सबसे पहले बाजीराव ने यहाँ पर अपने एक भाई चिमाजी अप्पा की सहायता से कुछ सरदार मालवा की तरफ भेजे. मालवा जो मध्य प्रदेश का एक भाग था और मुग़ल एम्पायर का एक भाग था. बाजीराव ने मल्हार राव होलकर, रानोजी शिंदे और उदाजी पवार नाम के कुछ सरदार भेजे. किसके साथ में? अपने एक भाई चिमाजी अप्पा के साथ में. और जहाँ पर उन्होंने मराठा पावर को मजबूत किया. फिर बुंदेलखंड की ओर गए. बुंदेलखंड मीन्स सम पार्ट ऑफ टुडेज मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. आज जो बुंदेलखंड है वह कुछ भाग मध्य प्रदेश का और कुछ भाग उत्तर प्रदेश का है. तो ये एरियाज़ अराउंड झांसी, पन्ना एंड सागर. तो ये जो एरिया है बुंदेलखंड का वह झांसी, पन्ना और सागर जो मध्य प्रदेश के या फिर अभी बुंदेलखंड के भाग कहे जाते हैं उस एरिया में आते हैं. किंग छत्रसाल हैड एस्टेब्लिश्ड हिज ओन किंगडम इन बुंदेलखंड. तो यहाँ का जो राजा था बुंदेलखंड का राजा किंग छत्रसाल था. द मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगुश ऑफ अलाहाबाद अटैक बुंदेलखंड एंड हैड डिफीटेड छत्रसाल. तो मुगल सूबेदार था मोहम्मद खान बंगुश नाम का, जिसने कि बुंदेलखंड पर अटैक किया. तो ऐसे समय में छत्रसाल ने बाजीराव से मदद मांगी. छत्रसाल अपील टू बाजीराव फॉर हेल्प. तो बाजीराव टुक अ लार्ज आर्मी एंड वेंट टू बुंदेलखंड. अब जैसे ही बुंदेलखंड की तरफ बाजीराव गए, क्योंकि छत्रसाल ने उनसे मदद मांगी थी. तो बाजीराव अपनी पूरी आर्मी लेकर बुंदेलखंड गए. ही डिफीटेड बंगुश, और वहाँ जाकर उन्होंने बंगुश जो था उसको डिफीट किया, हराया. छत्रसाल ऑनर्ड बाजीराव. छत्रसाल खुश होकर उन्होंने बाजीराव को बहुत सम्मान किया. दिस इज़ हाउ मराठास एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमसी इन मालवा एंड बुंदेलखंड. इस तरह से मराठास ने अपना जो शासन था मालवा और बुंदेलखंड में और बढ़ाया, अपनी पावर को और बढ़ाया. बाजीराव डिमांडेड फ्रॉम द एम्परर द ऑफिस ऑफ सूबेदार ऑफ मालवा. एज द एम्परर डिक्लाइन दिस डिमांड, बाजीराव marched on Delhi in 1737 CE. The Mughals were taken by surprise. अभी देखिए यहाँ पर हमने देखा कि बाजीराव ने वहाँ जो एम्परर था उससे क्या मांगे कि द ऑफिस ऑफ सूबेदार ऑफ मालवा की, ठीक है, जो मालवा का जो ऑफिस है वो मतलब सूबेदार संभालेंगे. एज द एम्परर डिक्लाइन दिस डिमांड. तो एम्परर जो सम्राट था उसने यह डिक्लाइन कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. तो बाजीराव ने क्या किया, दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा. द मुगल्स वर टेकन बाय सरप्राइज. और मुगल सरप्राइज रह गए कि यह सचमुच बहुत शूरवीर योद्धा है. द बैटल ऑफ भोपाल. अभी द एम्परर फेल्ट अनईजी ऑन अकाउंट ऑफ बाजीराव's दिल्ली एक्सपीडिशन. He invited the Nizam to protect Delhi. Nizam marched against Bajirao with his huge army.
Bajirao defeated him at Bhopal. Nizam agreed to secure the Sanad of Malwa, Subedari for the Marathas from the Badshah. अभी देखिए, जब एम्परर को लगा कि यह बाजीराव बहुत सारी सेना लेकर आ रहा है, तो उसने निज़ाम को दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाया। तो निज़ाम बहुत बड़ी सेना लेकर बाजीराव से लड़ने आया। भोपाल में उनका युद्ध हुआ और यहाँ पर बाजीराव ने उसे हरा दिया। तो निज़ाम ने फिर लास्ट में एग्री किया कि ठीक है, मालवा की जो सूबेदारी है वो मराठास को दी जाती है। अभी नेक्स्ट है द डिफीट ऑफ पोर्तुगीज़। तो मराठास ने पोर्तुगीज़ को भी डिफीट किया। किस तरह, अभी हम देखेंगे। द टेरिटरीज ऑफ द वसई एंड ठाणे ऑन द कोंकण कोस्ट वर इन द पोजीशन ऑफ पोर्तुगीज़। अभी वसई और ठाणे का बहुत सारा क्षेत्र था जो किनके अंडर में था, पोर्तुगीज़ के अंडर में था। द पोर्तुगीज़ रूलर्स ऑप्रेस्ड देयर सब्जेक्ट्स। पोर्तुगीज़ जो थे ना, वो अपनी जो प्रजा थी वहाँ, मतलब वहाँ पे शासन कर रहे थे, तो लोगों को बहुत तंग करते थे। बाजीराव सेंट हिज ब्रदर चिमाजी अप्पा टू सबड्यू द पोर्तुगीज़। तो बाजीराव ने अपने जो भाई है चिमाजी अप्पा को पोर्तुगीज़ लोगों के साथ लड़ाई के लिए भेजा। चिमाजी कॉन्कर्ड ठाणे एंड एडजेसेंट एरियाज इन 1739 ही लेड सीज टू वसई फोर्ट। और चिमाजी जो थे उन्होंने ठाणे को जीता और उसके बाद वह आगे वसई के फोर्ट की ओर गए और उन्होंने उसे घेर लिया। द फोर्ट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। फोर्ट बहुत मजबूत था। द पोर्तुगीज़ हैड अ पावरफुल आर्टिलरी। और पोर्तुगीज़ के पास बहुत सारे हथियार थे। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस चिमाजी कंटिन्यूड द सीज विथ परजर्वेंस एंड फोर्स द पोर्तुगीज़ टू सरेंडर। उसके बावजूद चिमाजी जो थे उन्होंने पोर्तुगीज़ को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। द फोर्ट ऑफ वसई एंड लार्ज पार्ट ऑफ पोर्तुगीज़ टेरिटरी पास्ड इनटू हैंड्स ऑफ मराठा। इस तरह से पोर्तुगीज़ से भी बहुत सारा वसई का और बहुत सारा उसके आसपास का क्षेत्र मराठास को मिल गया। अब हम लास्ट में देखेंगे डेथ ऑफ बाजीराव। नादिर शाह द एम्परर ऑफ ईरान इन्वेडेड इंडिया। अब नादिर शाह था जो ईरान का एम्परर था, वो भारत को जीतने आया। फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ शाहू महाराज, बाजीराव सेट आउट फॉर द नॉर्थ विथ अ बिग आर्मी टू डिफेंड द मुगल पावर। अब जैसे ही शाहू महाराज ने ऑर्डर दिया बाजीराव को कि तुम नॉर्थ की तरफ जाओ, क्योंकि वहाँ पे ईरान वाला जो एम्परर है वो आ चुका है, तो उससे लड़ने के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर जाओ। तो ऐसे में बाजीराव वहाँ के लिए निकल पड़े। बाय द टाइम ही रीच्ड बुरहानपुर, नादिर शाह had returned to Iran with an enormous booty looted from Delhi। जब तक पेशवा बुरहानपुर की तरफ पहुंचते हैं तब तक नादिर शाह जो था वो ईरान लौट चुका था, बहुत सारी संपत्ति लूट कर दिल्ली से। इन अप्रैल 1740 बाजीराव ब्रीथ हिज लास्ट एट रावरखेड़ी ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा। ऐसे समय में बाजीराव नर्मदा के किनारे एक रावरखेड़ी नाम की जगह है, वहाँ पर थे जहाँ पर उन्होंने आखिरी सांस ली। बाजीराव वॉज अ ग्रेट जनरल विथ हिज वेलोर। तो बाजीराव एक बहुत अच्छा सेनापति थे, बहुत महान सेनापति थे, बहुत साहसी थे। ही इस्टेब्लिश द मराठा सुप्रीमसी इन द नॉर्थ। उन्होंने नॉर्थ की और मराठा पावर को बढ़ाया। ही वन स्टेटस फॉर द मराठा पावर एज अ फॉर्मिडेबल पावर इन होल इंडिया। पूरी इंडिया में उन्होंने मराठा पावर ही बहुत शक्तिशाली ऐसा एक स्टेटस बनाकर दिया। और इन हिज टाइम द शिंदे, होलकर, पवार, गायकवाड़ फैमिलीज अटेंड प्रोमिनेंस। और उन्हीं के समय में शिंदे, होलकर, पवार, गायकवाड़ ये जो फैमिलीज़ थी वह राज्य में आई, मतलब उन्हें भी राज्य मिले। तो यह आपका लेसन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। तो अगर आप सभी को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।